अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एमएससी का जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका कोर्स, उसके कोर्स में चैप्टर है रेडियो कम्युनिकेशन। तो आज हम रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो लेक्चर सुनेंगे। चलिए, रेडियो कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या। तो इस चैप्टर के अंदर ये देखिए, रेडियो कम्युनिकेशन में एक तो प्रोडक्शन ऑफ दी रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ द रेडियो वेव्स हैं, डायरेक्ट वेव्स हैं, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, सरफेस वेव्स हैं एंड स्पेस वेव्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ दी आयनोस्फेरिक लेयर्स हैं एंड देयर वेरिएशंस हैं, और स्किप डिस्टेंस है। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स आर ऑफ दिस चैप्टर रेडियो कम्युनिकेशन। और इनके मुतालिक हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नहीं पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो इसकी जो एडवांस जो है ना आ जाता है। हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन में जाएंगे चीज़ों के ना, तो इंशाल्लाह इसमें हम इंट्रोडक्शन इसका लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होती हैं। तो इसका मतलब है रेडियो वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने का बेहतरीन तरीका जो होता है ना, वो सबसे पहले इसका स्पेक्ट्रम होता है, उसको स्टडी किया जाए। और हम इसके स्पेक्ट्रम में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब पता है क्या है? मैं आपको सादी बात बताता हूँ कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होता है या डिसेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनको कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स हैं जिनको किसी मैकेनिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। इनको मैकेनिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको मीडियम की जरूरत होती है। कोई भी वेव बगैर मीडियम के नहीं चल सकती। इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मीडियम होता है वो वैक्यूम होता है। अच्छा, अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम प्लॉट किया जाए, इनको तरतीब दिया जाए इनकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से या इनकी वेवलेंथ के लिहाज से या इनकी एनर्जी के लिहाज से, तो हमारे पास जो इनके पोर्शंस बनते हैं वेवलेंथ के लिहाज से, फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से या एनर्जीज के लिहाज से, उनके नाम कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 रेडियो वेव्स होती हैं, नंबर 2 माइक्रोवेव्स होती हैं, नंबर 3 इंफ्रारेड लाइट होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी इनको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, एक्सरेज होते हैं एंड गैमा रेज होते हैं। तो ये टोटल स्ट्रक्चर आपको बताया है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। लेकिन इनको समझने से पहले हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दुनिया में पहली दफा 1861 से लेके 1862 और इवन 1865 तक मैक्सवेल ने जो पुरानी बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के लॉज थे, ठीक है जी, जिनमें गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है, गॉस मैग्नेटोस्टैटिक लॉ है, एम्पियर्स लॉ है और फैराडेस लॉ है, और साथ ही लॉरेंट्ज फोर्स लॉ है। इन 5 लॉज को लिख के यूनिफाई किया, एक इक्वेशन बनाई, तो वो एक इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गए। ये बड़ा ही हैरानकुन रिजल्ट था। आइए मैं आपको पहले ये लॉज जो है दिखाता हूं। जो ये लॉज थे, गॉस का लॉ था, एम्पियर का लॉ था और फैराडे का लॉ था। जब इनको मैक्सवेल ने यूनिफाई किया तो इनकी उसने फिर वेव इक्वेशन निकाली। चले पहले इन लॉज को देख लेते हैं। ये जो मैंने 5 लॉज की बात की है, 4 लॉज का तस्करा किया है। गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है, मैग्नेटोस्टैटिक लॉ है, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ है। पहले इनको देख लेते हैं। ये क्या है? ये इनके देखें लॉज हैं। ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर थोड़ा एडवांस शक्ल में लिखे हुए हैं इनकी इन लॉज की।
फैराडे लॉ की ये इंटीग्रल फॉर्म है ई डॉट डी एल, और इसकी फिर जो डिफरेंशियल फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है, वो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इसका असल में मतलब यूं भी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर्कुलेट करेगा, ये डेल क्रॉस का मतलब सर्कुलेशन होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट करता है तो क्या करता है, फिर ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कर्व्ड और सर्कुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट्स, इट जनरेट्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। और ये जो माइनस डायरेक्शन है, जो माइनस है, माइनस शो कर रहा है इसके माइनस रेट के चेंज होने को, और माइनस रेट के चेंज होने को ये डिफाइन करता है इसकी डायरेक्शन को, यानी इनकी डायरेक्शन जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। चलिए जी, तो दूसरा लॉ है एम्पियर्स लॉ है, इसकी ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। मैं डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ता हूं। ये है सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है और सारे इसके डिस्प्लेसमेंट करंट्स को जनरेट होती हैं। ठीक है जी, तो ये इसका एम्पियर्स लॉ है। सिमिलरली गॉस का इलेक्ट्रिक लॉ जो है, जिसको कहते हैं डेल डॉट डी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है। तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस तभी वकू पजीर होता है, तभी वाक़ होता है जब कोई सोर्स चार्ज पड़ा हो, यानी वैक्यूम के अंदर वेयर देयर इज नथिंग। ठीक है, वहां पर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सीधा होता है, यानी पैरेलल लाइंस होती हैं, वो पैरेलल की बजाय डाइवर्ज करती हैं या कन्वर्ज करती हैं अगर वहां पर स्पेस के अंदर कोई सोर्स चार्ज पड़ा हुआ हो, यानी कोई चार्ज पड़ा हुआ हो। तो उसको एक तो ये बात शो होती है, दूसरी बात ये होती है शो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कायनात में। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इनके मोनोपोल्स हो सकते हैं, मतलब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव अलग-अलग किया जा सकता है। तो ये जो गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है ये भी शो करता है। ठीक है जी, जो गॉस का मैग्नेटोस्टैटिक लॉ है वो मैंने आपको बात बता दी है कि वो ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो चार्जेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस हैं, मतलब पोल्स एस और एन पोल्स जो हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता, यानी मैग्नेटिक के मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये डाइवर्जेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की ये जीरो होती है। यहां पर कोई मैग्नेटिक सोर्स चार्ज नहीं है, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं है। चलिए, मैं इनकी डिटेल नहीं बताता, बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था चीजों की तरफ। लफ्ज मैं जानबूझ के बोलता हूं यहां पर, ताकि आप इनकी अगर समझदार हैं तो आप इनकी टो में लग जाएं, आप इनको तलाश करने में लग जाएं, आप इनको समझने में लग जाएं। जिस तरह मैंने मैग्नेटिक मोनोपोल का नाम लिया है और इलेक्ट्रिक मोनोपोल का नाम दिया है, और फिर मैंने इसको गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से इसको थोड़ी सी बताने की कोशिश, इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, तो ताकि आप इनको समझ सके। बहरहाल मैं इनकी डिटेल यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा। चलिए, तो ये है मैक्सवेल की, ये वो इक्वेशंस थी, जो बुनियादी लॉज थे जिनको मैक्सवेल ने इन डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा और ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। चलिए आगे चलते हैं। जब इन चारों इक्वेशन को उसने यूनिफाई किया, अब मैं यहां पर ये भी नहीं बता रहा कि यूनिफाई उसने कैसे किया, बहरहाल ये मैथमेटिक्स है, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि इससे ये हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है कि इसको बिल्कुल थोड़ा सा 2-4 स्टेप्स में, मैथमेटिक्स के सिंपल स्टेप्स हैं उनमें ये यूनिफाई हो जाती हैं। इनको यूनिफाई किया तो उसके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब उसने फर्दर सॉल्व किया है, मतलब एक्सपैंड किया है, डेल क्रॉस ई जो है इसको उसने सॉल्व किया है, तो उसके पास फाइनल जो शेप बनी है वो ये है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू ई पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन बनी जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन है। अगर हम ये जो इक्वेशंस हैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड भी ला सकते थे, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये होता डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू इनटू एप्सिलॉन
पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी हो सकती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी हो सकती थी, तो कोई भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन आपने देखा ये कि ये चारों इक्वेशन जब यूनिफाई होती है तो वेव इक्वेशन बनाती हैं। ये कौन सी वेव है? दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So this was the very good work done by the Maxwell in 1861 or 1862 or 1865। ये उसने अपना मैथमेटिक्स में ये काम किया, बड़ा खूबसूरत काम था उसका। और वो ये बता पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग-अलग हम देखते हैं, ये असल में अलग-अलग नहीं है, इनकी यूनिफिकेशन की। तो मैक्सवेल was the first man who unify the इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक थ्योरी, और उसने फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डिस्कवर की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर दोबारा आप फुल एक्सपैंड करें 3D में, मतलब ये जो डेल है ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल में हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर में हो सकता है, ये सर्कुलर में हो सकता है, स्फेरिकल में हो सकता है, ये एलिप्टिकल में हो सकता है। तो ये इसकी कोई भी मतलब इसके सिस्टम हो सकता है जो कि सिस्टम यूनिट का सिस्टम है। तो अगर इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया जाए, दिस डिफरेंशियल, इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व वी गेट E इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल J। ये बड़ी वेल नोन इक्वेशन है। ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, ये सॉल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है ना जी, ये इसका सॉल्यूशन भी वही है। इसी तरह अगर मैग्नेटिक इक्वेशन होती, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में इक्वेशन होती, तो उसका भी यही आता कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। तो ये जो दो मैंने बातें की हैं, इनको अगर आप देखना चाहते हैं शक्ल में, तो ये देखिए शक्ल में आ गया है। ये जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन है, उसमें ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेरी कर रहा है स्पेस में। देख रहे हैं आप कि स्पेस में यहां पर इसकी वैल्यू कम है, यहां पर ज्यादा, तो स्पेस में वेरी कर रहा है। तो ये स्पेस में वेरिएशन उसकी शो कर रहा है, और साइनोसाइडल वेरिएशंस हैं इसकी ना, स्पेस में वेरिएशंस है लेकिन साइनोसाइडल वेरिएशंस हैं। और इसी तरह ये जो ब्लू लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये भी जो हैं ये साइनोसाइडली देखें मूव कर रही हैं। अगर इस मैग्नेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्यूशन आता है। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है ये मैं बताती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है। इसके चंद खास पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं उनको याद करने के लिए। चंद पॉइंट्स इसमें ये है, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, इनमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होते हैं, और ये वेरिएंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। नंबर 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ना सिर्फ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जिस तरफ वेव मूव कर रही है तो उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम ट्रांसवर्स रेडिएशन या ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये सिंपल सा एक पॉइंट है जो हमने लिखा है यहां पर कि प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसकी पोलराइजेशन प्लेन को डिफाइन करता है। अब ये पोलराइजेशन, आप बच्चे हैं, आप ज़ाहिर एमएससी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि पोलराइजेशन क्या होती है। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है, दिस इज द पोलराइजेशन प्लेन। और इस बात को मैं आपको ज्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये बच्चों वाली बात है, छोटा आपको अब पता है कि पोलराइजेशन का प्लेन जो है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये वाइट फॉर्म में रेडियो वेव के मुतालिक लिखा हुआ है कि रेडियो द पोलराइजेशन ऑफ एन एंटीना इन द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस एंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीना एंड बाय इट्स ओरिएंटेशन। तो वो असल में ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना इस्तेमाल होता है उसका स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली जो है इसका स्ट्रक्चर जो है यानी फर्ज करें ये सरफेस ऑफ अर्थ के पैरेलल इसको रखा जाता है, ठीक है जी। और एंटीना जो है ये वर्टिकल एंटीनास भी होते हैं और पैरेलल एंटीनास भी, अर्थ के पैरेलल एंटीनास भी होते हैं।
ठीक है जी। तो बहरहाल ये किसी भी किस्म के हो सकते हैं, एंटीना जो यूज किए जाते हैं इनकी ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है। जिस तरह के आपने देखा होगा अगर गौर से कभी आप देखें टावर्स को, ये जो सिग्नल टावर्स हैं, ये जो लगे हुए हैं मोबाइलिंग के या यूफोन के ये टावर्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर अगर गौर से इनके ऊपर एंटीनास लगे होते हैं, अगर आप गौर से इनको देखें तो आपको ये एंटीनास नजर आते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद ये रेडियो वेव के एंटीनास जो है ना, ये होते हैं वर्टिकल एंटीनास भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल एंटीनास भी होते हैं। वर्टिकल जो है ना वर्टिकली पोलराइज्ड होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है ना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होते हैं, यानी वेव जनरेट करते हैं। असल में यहाँ पर कहने का मतलब ये है, पर ये बातें यहाँ पर करने वाली फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। ये वो वेव्स हैं जो रेडिएट होती है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज अगेन, अब दो क्रस्ट के दरमियान, दो रेड क्रस्ट के दरमियान, यानी मैग्नेटिक फील्ड के दो क्रस्ट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ कहते हैं, या जो दो ब्लू क्रस्ट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो क्रस्ट हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर वेवलेंथ जो है वो यहां से निकल आती है इनकी क्रस्ट से। चलिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो पता चल गया, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं स्पेक्ट्रम पर। यहां पर ये देखिए, इसको वेव को बताया गया हुआ है, ये वेव यहां पर इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, ज्यादा है, फिर कम होती 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 इस तरफ जाती कम हो रही है। तो वेवलेंथ जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाते हुए कम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है इधर से इधर जाते हुए बढ़ती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है रेडिएशन की। तो इसलिए अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हुए अगर हमारे पास वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ेगी। अब यहाँ पर कुछ मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखी हुई है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताने का मतलब ये है कि ये जो वेव्स हैं ये इनका साइज जो है वो इनको शो कर रहा है कि ये जो बड़ी रेडियो वेव्स होती हैं। अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए, जिनकी ऐसी वेव्स जिनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ मीटर्स होती है, रेडियो वेव्स होती हैं। जिनकी 10⁻² मीटर्स होती है माइक्रोवेव्स होती हैं। जिनकी 10⁻5 होती है उनको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। जिनकी 10⁻6 होती है और इसके राउंड अबाउट होती है, ये विजिबल होती है जो हमारी आंखों को नजर आती हैं। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट होती है 10⁻8, इसी तरह 10⁻10 मीटर्स जो एक्सरेज होती हैं। और उसके बाद 10⁻12 जो है ये गामा रेज की वेवलेंथ होती है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी, ये तो वेवलेंथ में हमने प्लॉट किया, इसको आप फ्रीक्वेंसी में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की तकरीबन 10⁻4 हर्ट्ज होती है और उसके बाद माइक्रोवेव्स 10⁻8 हर्ट्ज होती है, इंफ्रारेड्स की 10⁻12 हर्ट्ज होती है, विजिबल पोर्शन की जो है 10⁻15 हर्ट्ज होती है। उसी तरह अल्ट्रावायलेट की 10⁻8 के 10⁻16 के राउंड अबाउट होती है। और उसके बाद एक्सरेज की 10⁻18 के राउंड अबाउट होती है और गामा रेज की जो है ये 10⁻20 हर्ट्ज के करीब करीब होती है। और साथ साथ इसके स्केल में यहाँ पर टेम्परेचर भी लगाया हुआ है कि ये हीट वेव जो है, रेडियो वेव्स जो है, इनमें हीट कम होती है और उसके बाद ये इंफ्रारेड की तरफ जाती है। तो ये हीट वेव जहां जहां पर रेड है ये हीट वेव को शो कर रहा है। और उसके बाद फिर विजिबल पोर्शन आता है और जो जो आगे जाता है वो इसका टेम्परेचर जो है वो हो रहा है, ये टेम्परेचर के साथ साथ आगे चल रही है। इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर जो है एनर्जी को भी शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम मेरा ख्याल में मैंने कुछ आपको समझा ही दिया है। इसकी एक और फिगर भी है जो थोड़ा सा इसमें अगर आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये भी एक फिगर है, इसको भी आप देख सकते हैं। पहली में लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो है ये वेवलेंथ्स लगाई है और लॉन्गर से शॉर्टर यानी ज्यादा से कम, लेफ्ट से राइट जाते हुए ज्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ हमने प्लॉट किया है इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें भी वही वाली बात है, रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, उसके बाद विजिबल पोर्शन है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद सॉफ्ट एक्सरेज है, हार्ड एक्सरेज है और गामा रेज है। तो ये तरतीब है इनकी वेवलेंथ के लिहाज से। सिमिलरली आप इनको फ्रीक्वेंसी से भी प्लॉट कर सकते हैं और एनर्जी से भी प्लॉट कर सकते हैं। पिछली में यहाँ पर एनर्जी की बजाय टेम्परेचर था तो यहाँ पर एनर्जी है, तो ये भी मतलब आपके टेस्ट के लिए एक रखी है, इसको भी आप देख सकते हैं।
चलिए, इसी तरह का ये भी एक स्पेक्ट्रम है और जिसमें सिर्फ ये जो विजिबल पोर्शन है इसको प्रोमिनेंट करके दिखाया गया है कि विजिबल पोर्शन जो बिल्कुल छोटा सा नजर आता है, असल में इसके अंदर ये वाली वेवलेंथ्स होती हैं और ये 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर तक जो है ना ये वेवलेंथ्स होती हैं ये विजिबल पोर्शन में, यानी 350 से लेके 750 तक या 800 तक जो है ना ये विजिबल पोर्शन होता है, 750 तक तकरीबन ये विजिबल पोर्शन होता है। चलिए नैनोमीटर्स तक, चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें देखिए यहाँ पर जो इस स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इंफ्रारेड के बाद रेडार वेव्स हैं, यानी रेडियो वेव्स हैं, एफएम है, टीवी वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव्स हैं, ठीक है, एएम वेव्स जो हैं वो हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये रेडियो वेव्स जो हैं ये असल में कहाँ से जनरेट होती हैं और कैसे ये सिस्टम में रखी जाती है, इनका ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो असल में ये जो है ट्रांसमीटर होता है जिसके अंदर ना रेजोनेटर होते हैं, यानी रेजोनेंस सर्किट होते हैं, वो यानी ऑसिलेटिंग सर्किट्स होते हैं जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाते हैं और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिस फ्रीक्वेंसी से उनको ऑसिलेट किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उनको फिर एंटीना के थ्रू जो है वो स्पेस में भेज दिया जाता है। यानी ट्रांसमीटर के बाद एंटीना होता है, ट्रांसमीटर के अंदर ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करते हैं और फिर एंटीना से उसको स्पेस में छोड़ दिया जाता है। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। चलिए आगे चलते हैं। अगेन ये वही वाली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडियो वेव्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद फिर इनको स्पेस के अंदर सेंड किया जाता है और ये रेडियो वेव्स जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही बनी होती हैं, यानी रेडियो वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। ओके, उसके बाद अब हम क्योंकि रेडियो वेव्स पढ़ रहे हैं तो हम ना रेडियो वेव का स्पेक्ट्रम देखते हैं जिसको हम रेडियो स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम में देखिए यहाँ पर ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये एक्सरेज है, ये गैमा रेज है और ये उसके बाद कॉस्मिक रेडिएशंस हैं और इस तरफ सबसे लेफ्ट के ऊपर जो है ना रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स के अंदर ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से प्लॉट किया है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन और मीडियम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती है, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं जो कि रेडियो वेव में होती हैं। उसके बाद आगे फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो हैं यानी 10 हर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है जी, ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो स्पेक्ट्रम है। 10 हर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक जो है ना ये रेडियो स्पेक्ट्रम है। उसके बाद फिर आगे इंफ्रारेड शुरू हो जाता है, फिर विजिबल है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरेज है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूं जो है हमें क्योंकि रेडियो स्पेक्ट्रम की जरूरत है और हमने रेडियो की फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो समझनी है, ठीक है जी। तो ये स्पेक्ट्रम ये आपने अब इसको मैंने सामने लिखा हुआ वर्डिंग में ये आ गया है। वेरी लो फ्रीक्वेंसीज जो है ना ये रेडिएशन जो है ना इनकी फ्रीक्वेंसी 3 से 30 किलो हर्ट्ज तक होती है। लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 300 किलो हर्ट्ज होती है। मीडियम वेव्स की 300 से 3000 किलो हर्ट्ज तक होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक ये रेडियो वेव्स होती हैं, जिनको हम रेडियो सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। अब हम ना रेडियो कम्युनिकेशन की कुछ बातें करेंगे कि रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है। ये जो फिगर आपके पास सामने दिखा रहा हूं ये असल में शो ये कर रहा है, रहा है। फर्ज करें कि ये हमारा जमीन है नीचे और उसके ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये क्या है जी? हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमारा, ठीक है जी। जमीन इस तरफ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और इस तरफ ऊपर सूरज है या अपर स्पेस है यानी आउटर स्पेस है। चलिए, अगर आउटर स्पेस से ये सारे का सारा स्पेक्ट्रम आ रहा हो, फर्ज करें
यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में एंटर हो, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज का ब्रश जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ रहा हो, तो कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर जाती हैं, इनकी बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने रेडियो वेव्स जो है ना ये गुजर जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेडियो विंडो। यानी एटमॉस्फेयर जो है ये रेडियो वेव्स को गुजरने की इजाजत दे देता है। उसके बाद इंफ्रारेड पोर्शन जो हीट वेव्स हैं, इनका कुछ पोर्शन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर से, आउटर स्पेस से अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि गर्मियों में ग्रीन हाउस इफेक्ट में हो जाता है। आजकल जुलाई अगस्त का महीने आने वाला है, जुलाई चल रहा है, खत्म होने वाला है और जून शुरू होने वाला है, तो इसमें ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको आप नॉर्मली उर्दू में हब्स कहते हैं कि मतलब जनाब हब्स हो गई है। वो असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होया हुआ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है लेकिन एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यानी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ना, जिनके लिए भी विंडो होती है, एटमॉस्फेयर इनको भी पास होने देता है। उसके बाद विजिबल पोर्शन जो लाइट सूरज से आ रही होती है, जो हमें नजर आती है, वो भी इसमें से पास करके आ जाती है। वो तो हमें पता है कि रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज ये हमारे तक पहुंच जाती है। ये व्हाइट लाइट जो है, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें, अगर हम इसे विजिबल स्पेक्ट्रम इसका देखा जाए, इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू देखा जाए, प्रिज्म के थ्रू देखा जाए, तो हमें ये लाइट जो व्हाइट है ये स्प्लिट अप होती हुई नजर आती है। चलिए उसके बाद जो अल्ट्रावायलेट का कुछ पोर्शन है वो भी जो है ये एटमॉस्फेयर में से पास कर जाता है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह का ऐसा फजल है कि एक्स रेज और गैमा रेज जो है ना, वो उनका ब्रश जो है वो यहां पर अब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, उसके लिए ये ओपेक है। ये अल्लाह का फजल है। और आइनोस्फीयर जो है वो रेडियो विंडो देता है, और उसके बाद ये जो हमारा रेडियो विंडो देता है, और वैसे ये आइनोस्फीयर जो है इनके लिए ओपेक है। इन रेडिएशन के लिए, रेडियो वेव से पहली रेडिएशन जो है ना उनके लिए ओपेक है, उसमें वो नहीं गुजर सकती। इसी तरह ये एक्स रेज और गैमा रेज जो है, इनका ब्रश जो है, कॉस्मिक रेडिएशन का जो ब्रश है, ये एटमॉस्फेयर के इनके लिए ओपेक है, ये इसमें से नहीं पास कर सकती। अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह ने पहला आसमान हम पर छत बनाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारे ऊपर छतें कायम की हैं। तो मेरे जहन के मुताबिक ये पहली छत है। ये हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं, ये लेयर जो है ना हमारे ऊपर, ये पहली छत है जो अल्लाह ने हम पर बनाई है, कि हम पर जो बाहर से चीजें गिरती हैं वो गिरती नहीं है, हमारे पर बगैर सुतूनों की छत बनाया है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये पहला छत है, ये जहां तक जाता है। चलिए जी, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है ना कुछ रेडिएशन की अपर स्पेस से जो विंडोज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो मैंने डिस्कस की हैं। ऑप्टिकल विंडो कहते हैं अगर ये विजिबल पोर्शन की रेडिएशन जमीन पर आती है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल विंडो। और रेडियो वेव्स क्योंकि इसमें से पास कर जाते हैं, इसे कहते हैं रेडियो विंडो। आइनोस्फीयर में से पास कर जाती है, इसलिए इनको रेडियो वेव्स विंडो का रेडियो विंडो कहा जाता है। चलिए अब इसमें कुछ ये है कि ये रेडियो वेव्स जो है ना किस किस के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहले तो ये इनका यूज है कि कौन कौन सी चीजों के लिए यूज होता है। एक तो ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, और टू वे रेडियोज के लिए यूज होती हैं, मोबाइल फोन्स में यूज होती हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, वायरलेस नेटवर्किंग में यूज होती हैं। रेडियो वेव्स जो है नेविगेशन सिस्टम में, जिसको कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, उसमें यूज होती हैं। उसके बाद रेडार्स में यूज होती हैं, ठीक है जी, या रेडियो लोकेशन के लिए यूज होती हैं रेडार्स में। और उसके बाद फिर रिमोट कंट्रोल्स में भी यूज होती हैं, और फिर इंडस्ट्री में हीटिंग पर्पसेस के लिए भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। मैंने खुद पढ़ा भी है। आरएफ प्लाज्मा जो है वो होता है रेडियो वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा, तो उसमें प्लाज्मा को हीटअप किया जाता है। ये तो मैंने खुद जो है प्लाज्मा हमने मशीन देखी भी है जिसके अंदर रेडियो वेव से प्लाज्मा को हीटअप किया जाता है। तो इंडस्ट्री में हीटिंग के लिए रेडियो वेव्स जो है वो यूज की जाती हैं। चलिए, तो ये थी कुछ इनके यूजेस रेडियो वेव के। उसके बाद जो है ना रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है, इसके अंदर असल में होता क्या है, कम्युनिकेशन की कैसे जाती है, इसके मुतालिक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होती कैसे है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमीटर क्या करता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, मतलब मेरी आवाज जो है आप तक कैसे पहुंच रही है,
ये आवाज जो है ये पहले कंप्यूटर के अंदर जाती है, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम है जो ट्रांसमीटर जो इसको मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट का मतलब होता है पैक करना, इन्वेलप में डालना। जिस तरह के पोटैटो चिप्स होती है, चिप्स आप उसका पैकेट होता है जिसके अंदर आलू होते हैं, आलू की चिप्स होती है, और पैकेट में एयर भर के, हवा ज्यादा भर के, तो उसमें आलू डाले होते हैं। वो हवा इसलिए ज्यादा डाली होती है कि आलू जो है वो डैमेज ना हो, इसलिए यानी कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हवा इसलिए डाली होती है ताकि पता चले कि आलू चिप्स आता है। ऐसा नहीं है। आलू चिप्स इसलिए उन्होंने हवा ज्यादा रखी होती है कि आलू चिप्स जो है उसमें पोटैटो चिप्स जो है वो डैमेज ना हो। तो वो अगर लाहौर में बनती है तो सियालकोट में आराम से पहुंच जाए। अगर वो पैकेट्स के अंदर हवा ना भरी जाए और वो पैकेट्स जो हैं वो लाहौर से सियालकोट तक लाए जाएं तो वो किचरी किचरी हो जाएंगे। जो वहां से चीज हमें भेजी गई थी वो हमें नहीं मिलेगी। इसी तरह बिल्कुल इसी एनालॉगी पर ये जो मॉड्यूलेशन है, इसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसकी पैकिंग कहते हैं किसी दूसरे सिग्नल में। ठीक है जी। कैरियर सिग्नल के अंदर अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल को पैक किया जाए तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। और ये ट्रांसमीटर के अंदर होता है और ट्रांसमीटर इसको मॉड्यूलेट करके फिर स्पेस में फेंक देता है एंटीना के जरिए। फिर ये एंटीनास जो है इनके जरिए से स्पेस के अंदर ये सिग्नल जो है चलते हैं रेडियो वेव की तरह, और फिर इनको रिसीवर पर रिसीव किया जाता है। जब रिसीवर इन्हें रिसीव करता है तो पहले डीमॉड्यूलेट करता है। डीमॉड्यूलेट का मतलब ये होता है उसके ऊपर जो शापर चढ़ा हुआ होता है, जो इन्वेलप चढ़ा हुआ होता है, जो रैपर चढ़ा हुआ होता है वेव का, वो उतार देता है। ऊपर वाली वेव जो है कैरियर वेव उतार देता है और अंदर जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है वो ले लेता है, और उसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, यानी इन्वेलप को उतारना। जिस तरह हम पोटैटो चिप्स है वो लाहौर से आती है, उसको पैक करके यहाँ पर बेचा जाता है। जब हम खाते हैं तो ऊपर से रैपर उतारते हैं और अंदर से चिप्स निकाल के खा लेते हैं। तो जब हम रैपर को फाड़ के चिप्स निकाल के खाते हैं तो इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये असल में रेडियो जो वेव है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है कि ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिट करता है, मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर जो है वो रिसीव करने के बाद डीमॉड्यूलेट करने के बाद इंफॉर्मेशन उसमें से निकाले। सो दिस इज द होल कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद जो मैंने पहले आपको बात बताई है वो बात समझने वाली है कि ये जो रेडियो वेव्स हैं इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। इनको असल में प्रोड्यूस इस तरह किया जाता है रेडियो वेव्स को। बुनियादी तौर पर ये बात समझने वाली है, फिजिक्स में इस बात को हम पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डिसेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। ये कुदरती तौर पर ये अल्लाह ताला ने उसको समझाया हुआ है कि जब भी तुमने एक्सेलरेट और डिसेलरेट होना है तो अपनी जो है एनर्जी रेडिएट करनी है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जब भी एक्सेलरेट और डिसेलरेट होता चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट और डिसेलरेट होते हैं तो वो जो है ना वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। अब क्योंकि अच्छा वो जो रेडिएशंस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो फ्रीक्वेंसी उनकी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ना वही उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए आगे। अब हम पता है कि ये चार्ज पार्टिकल नॉर्मली फ्री हमें नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? हम इनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये चार्जेस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्रोटॉन्स भी हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो हमारी थ्योरी है हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना मोबाइल चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट और डिसेलरेट किया जाता है सर्किट के अंदर। कैसे? ये ऑसिलेटिंग सर्किट्स होते हैं जो इनको एक्सेलरेट और डिसेलरेट करते हैं, यानी इनको बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन उस नाम में ऑसिलेट करते हुए एक्सेलरेट और डिसेलरेट होते हैं। तो जिस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ इनको बैक एंड फोर्थ मूव करवाया जा रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन जो है ये जनरेट करते हैं, यानी एमिट करते हैं, और फिर इन रेडिएशन को एंटीना के थ्रू जो है वो स्पेस में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सो दिस इज द फंडामेंटल फिनोमेना दैट हाउ द रेडियो वेव्स और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर जनरेटेड। असल में देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, उसके बाद विजिबल भी हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट भी हैं। तो जब इनको एक्सेलरेट और डिसेलरेट किया जाता है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है कैसे हम रेडियो बनाते हैं। तो अगर आपके ऑसिलेटर जो हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के होंगे तो रेडियो वेव्स एमिट होंगी,
और अगर आपके इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होंगी। आपको पता है सर्किट्स गर्म भी हो जाते हैं, तो सर्किट गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह हाई हो जाती है कि वो जो है इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एमिट करते हैं, और इसलिए वो सर्किट जो है गर्म भी हो जाते हैं। चलिए, और गर्मी से फिर ऐसे कई दफा सर्किट्स इतने गर्म भी हो जाते हैं कि रेड हॉट हो जाते हैं। फिर जब रेड हॉट होते हैं तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी एमिट करना शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इन चीजों को आप डिटेल में बुक्स के अंदर से पढ़ सकते हैं। चलिए जी, ये जो कैरियर वेव्स होती, क्योंकि हमने जो कम्युनिकेशंस देखी हैं कि कम्युनिकेशन जो रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर एक सिग्नल जो है कैरियर वेव होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को पैक किया जाता है। ये जो कैरियर वेव होती है ना, ये जो कैरियर वेव होती है ये इस फार्मूले को फॉलो करती है। यानी हमने क्योंकि कैरियर वेव से इंफॉर्मेशन भेजनी होती है तो ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को फॉलो करती है, और इसकी वेलोसिटी जो होती है ये इस वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, जो इनकी साइनोसाइडल रेडिएशन होती है, इनकी वेलोसिटी जो है ये साइनोसाइडल इक्वेशंस का फार्मूला है, यानी जो पीरियोडिक वेव्स होती हैं उनका फार्मूला है। और उनकी स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। लाइट जितनी स्पीड के साथ ये रेडियो वेव्स जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। लेकिन अगर, क्योंकि वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, इसलिए उसमें ये स्पीड है। लेकिन अगर आप मीडियम चेंज कर दें, मतलब कोई मटेरियल और हो जाए, तो फिर वेलोसिटी जो है, क्योंकि उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है 1 से, इसलिए वेलोसिटी जो है वो लाइट की या रेडियो वेव की कम हो जाती है। तो मीडियम्स में उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से रेडियो वेव की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी वो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी जो है कंट्रोल हो जाती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है जी, चलिए, तो रेडियो वेव जो है ये एक बात याद रखें कि ये लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती हैं। ये स्ट्रेट लाइन तक तब तक ट्रेवल करती हैं जब तक कि इनको कोई इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, यानी इनको कोई चीज जो है चेंज ना करने पर मजबूर करे, कोई फोर्स ना हो जो इनको इनका रास्ता जो है, इनका पाथ जो है चेंज करवाए। अदरवाइज ये अगर कोई चीज ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन पर ही चलती हैं। दूसरी बात कि जब ये स्पेस में चल रही होती है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो इनकी जो एनर्जी होती है ना ये लूज करती हैं, और ये लूज करने का जो लॉ है इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप किन चीजों का है? ये है असल में वेव की पावर डेंसिटी रो का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर जो है उसका। यानी ये जो पावर डेंसिटी रो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ रेडियो वेव। ठीक है जी, यानी यूं समझे कि अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस जो है डबल कर दिया जाए, तो इनकी पावर जो होती है ना 4 गुना कम हो जाती है। रेडिएशन की पावर जो है 4 गुना कम हो जाती है। इसी वजह से फिर क्योंकि ये सिग्नल वीक हो जाते हैं तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर फिर बूस्टर्स लगाते हैं, तो जो कि इनकी पावर को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो सिग्नल जो है इनको बूस्ट करने के लिए बूस्टर्स जो है ना वो यूज किए जाते हैं, सो दैट कि ये जो लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है इसको कंपनसेट किया जाए। यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ की कंपनसेशन के लिए फिर बूस्टर्स यूज किए जाते हैं। तो ये बात जो है ये आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जब स्पेस में ये रेडियो वेव्स चल रही होती हैं तो चलते चलते इनके साथ रास्ते में ऑब्स्टेकल्स जब आती हैं, अगर तो ऑब्स्टेकल्स ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन पर चलती हैं, और अगर इनमें रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हो तो ऑब्स्टेकल्स आ जाए, ऑब्स्टेकल्स के साइज पर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर ना फिर वेव फिनोमेनास होना शुरू हो जाते हैं। वेव फिनोमेनास क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस और अब्जॉर्प्शन। इंटरफेरेंस का तस्करा यहां पर नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इंटरफेरेंस भी हो जाती है। तो बहरहाल ये जो फिनोमेनास हैं, वेव फिनोमेनास हैं, ये अक्कर हो जाते हैं अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। ठीक है जी, अब
रिफ्लेक्शन कब होती है, रिफ्रैक्शन कब होती है, डायफ्रैक्शन कब होती है, अब्जॉर्प्शन कब होती है, पोलराइजेशन कब होती है, स्कैटरिंग कब होती है, इसका डिटेल हम इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे, लेकिन थोड़ा सा हम अगली फिगर में देखते हैं। इस फिगर के अंदर थोड़ा सा एनालिसिस है ऑब्जेक्ट के साइज के लिहाज से कि कोई ऑब्स्टेकल है जी, उसका साइज क्या है जिसके साथ रेडियो वेव टकरा रही है, तो उसके लिहाज से ये फिनोमिनास होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन तब होती है जब वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की उससे ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा हो, यानी ऑब्स्टेकल जो रास्ते में रेडियो वेव के आ रहा है वो बहुत बड़ा है उसकी वेवलेंथ से, तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। अगर बहुत छोटा है, ऑब्स्टेकल बहुत छोटा है उसकी वेवलेंथ से, तो स्कैटरिंग होगी। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कंपेरेबल है रेडियो वेव की वेवलेंथ से, यानी साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द wavelength of the radio waves, then diffraction will occur, तो डायफ्रैक्शन होती है। तो ये वेव फिनोमिनास हैं। ये फिजिक्स के बच्चे जो हैं वो इन फिनोमिनास को जानते हैं। मैं इनके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है कि मैं रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और डायफ्रैक्शन वगैरह या रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह को, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन, हाँ पोलराइजेशन को इंशाल्लाह इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे कहीं किसी जगह पर, क्योंकि पोलराइजेशन इसमें यूज होती है, वो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे भी। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर एक तो ये है कि जब ये चलते हैं तो उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स की वजह से वेव फिनोमिनास होते हैं। ऊपर से जब ये वेव्स स्पेस में ट्रेवल करती हैं तो इसकी 3 किस्म की वेव्स बनती हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। नंबर 1, एक वेव जो होती है उसको कहते हैं जी ग्राउंड वेव। दिस वेव इज मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, तो ये जमीन के साथ साथ चलती हैं, जिसलिए इसको ग्राउंड वेव कहते हैं। एक वेव होती है जो एंटीना से डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट पर होती है, डायरेक्ट, ये स्पेस वेव्स होती हैं। इसी तरह ये स्पेस वेव जो है ये ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स भी होती हैं, यानी ये और ये दोनों वेव्स जो हैं ये स्पेस वेव्स हैं, ये ग्राउंड वेव्स हैं। और तीसरी किस्म की जो है ये स्काई वेव्स हैं, ये जो यहां से आइनोस्फीयर से टकरा के वापस आ रही हैं या ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो रिफ्रैक्ट होके आती हैं, ठीक है ना, इन वेव्स को जो है स्काई वेव्स कहा जाता है। सो ये कुछ टाइप्स हैं, इनकी समरी आगे लिखी भी हुई है। चलिए देखते हैं। ये है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द रेडियो वेव्स। यानी रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर ना हम रेडियो वेव की प्रोपेगेशन जो है वो देखते हैं। 3 किस्म की वेव्स हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया है कि ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स हैं। इनको कहते हैं ग्राउंड वेव, सरफेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। उसके बाद स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, और स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है ये 2 किस्म की होती है, डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन है और इनडायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन है। जो डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन है इसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट है इनको ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। और तीसरी किस्म की वेव्स जो हैं वो है स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो ये 3 किस्म की प्रोपेगेशन जो है रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको इस लेक्चर की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है आपको जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम समझाने की। ये इस कोर्स का ये जो रेडियो कम्युनिकेशन है इसका पहला लेक्चर था, लेक्चर का पहला पार्ट था इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उसके लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।